अस्सलाम वालेकुम। मुल्क के अंदर सियासी अबतरी हो तो ये पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के लिए तो किसी सूरत अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत से ऐसे इक़्तिसादी मामलात होते हैं जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़े होते हैं। तो आजकल पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की सूरत हाल है पिछले कई महीनों से, वो तो ऐसी है कि बस आज गए और कल गए और मांगे तांगे के कुछ पैसे हमने रिजर्व के अंदर डाले हुए हैं। ऐसे के अंदर अगर कोई हुकूमती तर्जमान उठकर ये कहे कि हमने तो जो कुछ किया था उसका रिजल्ट ही नहीं आया, बिल्कुल थॉटलेसली हमने ये सारा कुछ करने की कोशिश की और डिवेल्यूएशन इतनी ज़्यादा कर दी कि बरामदात भी नहीं बढ़ी, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आई और नेगेटिव फॉलो आउट हो गया और जितने रिजर्व्स हैं वो भी अपने नहीं है। अगर ख़ुद हुकूमती तर्जमान के मुंह से ऐसी बातें निकलें तो इसका मैसेज कोई इन्वेस्टर, कोई फॉरेन इन्वेस्टर किस शक्ल में लेगा? ये शायद फ़ारूक सलीम साहब को या वजारत ख़जाना को इसकी फॉर्मल एक एक्सप्लेनेशन जारी करनी चाहिए। बहुत सी वजारतें आज के दिन आई और बहुत सी वजारतों में एक वजारत रज़ाक दाऊद साहब की जानिब से भी आई। उन्होंने कहा कि जब मैं वजारत में आ रहा था, मिनिस्टर बन रहा था या एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर बन रहा था ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, तो उस वक्त मैंने फुली डिस्क्लोज़ की थी अपनी पोजीशन प्राइम मिनिस्टर के सामने और प्राइम मिनिस्टर ने चाहा था कि मैं मिनिस्ट्री में आ जाऊँ, कॉमर्स मिनिस्ट्री को चलाऊँ। तो इस डिस्क्लोजर के बाद मैंने वजारत संभाल ली और फिर उन्होंने उसकी पूरी तफसील लिखी है कि जून के अंदर ये प्रोसेस शुरू हुआ था बिडिंग का। सिंगल स्टेज टू एनवेलप, ये एक बड़ी टेक्निकल टर्म है। सिंगल बिडर था, सिंगल बिडर को उसने पहले टेक्निकल बिड दी, उसको प्री क्वालिफाई उन्होंने किया। दूसरा FWO था, उसको टेक्निकल स्टेज पे नॉकआउट कर दिया गया और फिर इन्होंने अपनी फाइनेंशियल बिड दी। अब सिंगल बिडिंग जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ के अंदर, सुप्रीम कोर्ट हो या दीगर मुकदमात हो या नैब के सामने जब अगर ये मामला जाते हैं तो वहाँ पर एक कंट्रोवर्सी आ जाती है कि एक सिटिंग मिनिस्टर की कंपनी है, उसको सिंगल बिडर के तौर पर आपने क्वालिफाई कैसे किया है। गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में चेयरमैन वापडा जनरल मुजम्मल हुसैन साहब ने कंफर्म किया था कि हमने डेस्कॉन को ठेका दे दिया। तो आज सारा दिन ख़बरों में वो चीज़ गर्दिश करती रही। और दूसरा, वो फ़ारूक सलीम साहब ने जो कंट्रोवर्सी छेड़ी है उसका जवाब हुकूमत को यकीनन देना चाहिए, लेकिन उसके साथ एक नई कंट्रोवर्सी हर रोज़, उसको एक नया चैप्टर ओपन करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना जाने क्यों जल्दी है। वो कभी नैब वाला चैप्टर खुल जाता है, कभी कराची में हुकूमत, सिंध में हुकूमत गिराने वाला खाता नया खुल जाता है, कभी वो 172 लोग जो जिनका नाम ECL पे डाला गया था, कोर्ट पूछती है आपको किसने कहा था नाम डालने के ऊपर। तो एक अजीब सा क्योटिक सीन है जो हमारे सामने नज़र आता है। लेकिन ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी एडिंग फ्यूल टू द फायर वाला काम बाज़ औक़ात करती हैं। आज जंगलात की अलॉटमेंट का एक केस था जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन इस कदर धांसू है कि उसको पढ़ के लगता है कि अभी चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह शायद फ़ौरन नौकरी से हट जाएंगे। वहाँ 70,000 एकड़ जंगलात की ज़मीन है, उसकी अलॉटमेंट को कहा गया कि ये गैर कानूनी तरीके से की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टफ पोजीशन ली हुई है और उसको कैंसिल करने के ऑर्डर जारी किए हुए हैं। और आज भी कोर्ट के अंदर एक ऑब्जर्वेशन आई, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग नाहल जो काम करने पे आमादा ही नहीं है वो हुकूमत में क्यों विराजमान है। तो इस तरह की ढेर सारे इशूज़ हैं हमारे सामने जिसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और आज जो मेहमानों का पैनल हमारे साथ है, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं अली मोहम्मद खान, वफाकी वज़ीर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आपको अली मोहम्मद खान साहब खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमर जमान कायरा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से खुरम दस्तगीर खान हमारे साथ होंगे। सबको खुशामदीद कहता हूँ जी प्रोग्राम में। अली मोहम्मद खान, अगर 1 बाय 1 आपसे स्टार्ट करें। हुकूमत का काम होता है कि जलती आग के ऊपर पानी डाल दे। जलती आग हो तो कहे नहीं कुछ नहीं है, ठंडा है, सब अच्छी खबर है। आप हर रोज़ आग भड़काने की कोशिश करते हैं, क्या करना चाहते हैं? मैं अभी तक आपकी हुकूमत का मकसद नहीं समझ पाया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बस कुछ देखिए, कुछ इश्यूज़ हैंडलिंग के होते हैं। हो सकता है हैंडलिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है किसी गवर्नमेंट का। अभी तक हैंडलिंग प्रॉब्लमेटिक ही है, थोड़ा बहुत हो या ज़्यादा बहुत हो, है प्रॉब्लमेटिक। या फिर ये शायद वो बात है जो एक दफ़ा कभी किसी ज़माने में वो संजीव कुमार ने अमिताभ बच्चन को की थी कि ख़तरों से खेलने का शौक़ है मुझे। खतरों से खेलते हुए जब आप डी चौक में थे उस वक्त अच्छे लगते थे, अब तो हुकूमत में अब तो खतरों से बचने का आपको तरीका आना चाहिए, वो हुनर नहीं आया आपको। नहीं, मेरा नहीं ख्याल में। देखें, हुकूमत जो है वो एक शख्स तो होता नहीं है, हर आदमी की अपनी एक शख्सियत होती है, हर आदमी अपनी समझ के मुताबिक बात करता है। लेकिन मुस्तनद बात वही है जो वज़ीर आज़म साहब करते हैं। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा इशू कोई सिंध में है, कोई हुकूमत नहीं गिराने जा रहा, कोई गवर्नर रूल नहीं लगने जा रहा। जो एहतसाब का प्रोसेस है ना हमारा इनिशिएट किया हुआ है, जो अभी इनके साथ हो रहा है, जो कोई अभी JIT की रिपोर्ट आई है, JIT की जो इन्वेस्टिगेशन हैं वो हमारे हुक्म पे है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर पे सारा उनका सो मोटो का है। तो हुकूमत का इससे कोई ख़ास लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज़ है मलिक साहब कि चूँकि इतने बड़े ये मेगा स्कैंडल्स हैं, अब साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब का जेल जाना एक बड़ी ख़बर है।
उस पर मीडिया ज़रूर प्रोग्राम करेगा। इसी तरह साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब का करप्शन स्कैम और इतने बड़े करप्शन स्कैम सामने आना, ये भी बहुत बड़ी खबर है। तो मीडिया ना चाहते उस पर प्रोग्राम करेगा, प्रोग्राम होगा तो सब उस पर डिबेट करेंगे। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है मलिक साहब कि आपकी मिनिस्ट्री में काम नहीं हो रहा, आपका कोई फोकस नहीं है, कोई रिफॉर्म एजेंडा नहीं है, आपके अपनी एक तर्जमान ने गुज़श्ता रोज़ हमारे चैनल पे कहा, उसने कहा जो कुछ किया था कोई नतीजा नहीं निकला, नाकाम हो गई पॉलिसी सारी। दोबारा कहते हैं तो स्टेटमेंट पूरी दोबारा सुना भी सकता हूं। आप मुझे दिखा दें कि कौन सी पॉलिसी नाकाम हुई है। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम काम कर रहे हैं कि वो कौम जो सियासतदानों से मायूस हो चुकी थी, जो सियासतदानों को करप्ट समझती थी, वो कौम जो एक तरह से मायूसी का शिकार थी, इमरान खान ने उस मायूस कौम में एक उम्मीद की किरण डाली है। देखें सबसे बड़ा काम कि कौन सी पॉलिसी आपकी कामयाब हुई है। सबसे बड़ा जो आज आपके खिलाफ 5th जनरेशन वॉरफेयर में हथियार यूज हो रहा है वो है मायूसी। आपका दुश्मन आपके 5th जनरेशन वॉर के जरिए आप में मायूसी फैलाना चाहता है। अगर ये 5th जनरेशन वॉरफेयर अगर कोई चीज है पाकिस्तान में काम कर रही है तो आपके वजीर उसके टूल्स के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने उस मायूसी का खात्मा किया है, एक उम्मीद पैदा की है। कहां से? और कौमें तब आगे जाती हैं जब उम्मीद पैदा। आपको उम्मीद नहीं है? आपने कहा दो बातें, आपने कहा दो बातें। एक आपने कहा कि इमरान खान ने उम्मीद पैदा की है उस कौम में जो सियासतदानों को चोर डाकू समझती थी। आप रोजाना आके हमें सुबह बताते हैं सारे चोर डाकू हैं, एक एक को जेलों में डालूंगा। आप तो यकीन दहानी कराते हैं कि एक एक को जेल में डालूंगा, सारे चोर डाकू हैं। मुझे एक बात बताएं, ऐवान में कितने पार्लियामेंटेरियन हैं? उसमें से कितने चोर डाकू मुझे आप बता, मुझे नहीं मालूम, आप बता दें। 342 तो कौमी असेंबली में, 101 सेनेट में, 400 साढ़े 400 बंदा पार्लियामान में बैठा है। चोर डाकू कितने? 450 बंदा है वहाँ पे। केसेस कितने पे चल रहे हैं मुझे नहीं पता कौन चोर डाकू है, वो तो अदालत साबित करेगी। अगर FIR निकालेंगे तो शायद 300 के ऊपर चल रही होंगे। नहीं, मेन जो आपके कल्प्रिट सामने आ रहे हैं, मियाँ साहब पे केसेस हैं, इमरान खान के ऊपर FIR कटी है 788। शहबाज साहब जो हैं वो जुरिस्डिक्शन में हैं, कस्टडी में है जेल की। जरदारी साहब पे कोई JIT बनी है। कुल मिला के बड़े जो आपके सारे तो चोर नहीं है। अच्छा, कितने आप बता दें कितने डाकू हैं 440 में से? मुझे नहीं पता। आप ही कहते हैं ना सही एक चोर डाकू को 50 बंदे तो जेल में डाल दो। कि जो मलिक साहब आप मजे ले रहे हैं। नहीं मजे नहीं ना, आपकी कोई पॉलिसी है जो मैं सक्सेस स्टोरी के तौर पर यह बता सकूं कि ये अली मोहम्मद खान की हुकूमत ने कमाल किया है, 3 महीने में काया पलट दी। और ना ही मुझे वो आपने जो कहा मायूसी खत्म कर दी वो कैफियत नजर आई है। आप बिजली बंद है, आप 3 महीने गैस बंद है, 3 महीने में इस्लामाबाद में घंटे के बाद जो है वो लोड शेडिंग कर रहे हैं। आप नहीं, ऐसा नहीं, वो कमाल किया हुआ है। देखिए पिछली हुकूमतों का जो मैस है उसको साफ करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। आप उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, इरादे बिल्कुल मजबूत हैं, कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, सिंसेरिटी है, ऑनेस्टी है। कमरजमान कायरा साहब से पूछते हैं उनके आपके मतलब क्या राय है? वो तो अभी आपको जो है वो तो कहेंगे मौसम अबरालूद है। आपको पीपल्स पार्टी में एक बंदा जिसके मतलब इमरान खान की सबसे अच्छी राय है उसका नाम कमरजमान कायरा है। अब मैं उनसे सुनता हूँ कि उनकी आपकी हुकूमत के मतलब क्या राय है। कमरजमान कायरा साहब, अब आप ही की ज़बानी। मलिक साहब, आप पॉलिसी पूछ रहे हैं कि इनकी कौन सी पॉलिसी है जिसको आप सक्सेस स्टोरी बता सके, तो यू टर्न इससे बड़ी कौन सी पॉलिसी है, और वो बड़ी सक्सेसफुली चल रही है। सो मैं समझता हूँ कि इनको इस बात पे तारीफ़ के काबिल है कि इन्होंने यू टर्न पॉलिसी बहुत अच्छे तरीके से चलाई है। बाकी इस मुल्क का मज़दूर भी रो रहा है, तनख्वाहदार भी रो रहा है, ट्रेडर भी रो रहा है, दुकानदार भी रो रहा है, किसान भी रो रहा है, हर तबका फ़िक्र जो है, और वो अचानक उनकी ज़िंदगियों में भौचाल नहीं आ गए। महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, जब आपका एक्सपोर्ट्स गिर जाती हैं, जब आपकी ज़राअत अटैक हो जाती है, आपकी फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही होती, आपके रेवेन्यूज़ गिर रहे होते हैं, तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर रोज़गार श्रिंक हो रहा होता है। दूसरी गुजारिश है कि हम कह रहे हैं कि जनाबे वाला, अगर आप एहतसाबी अमल चाहते हैं तो आपकी अपनी सफ़ों में भी तो वो लोग बैठे हैं ना जिनके ऊपर बाकायदा रेफरेंस फाइल हुए हैं या जिनकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशंस हो रही है। आपने एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को जिसको किसी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बनाया, ना उनको JIT ने बुलाया, ना उनको किसी अदालत ने बुलाया, ना उनसे कोई सवालनामा उनको दिया गया कि कोई सवाल लिख के ही वापस जवाब दे दें। आपने उनका नाम ECL में डाल दिया और ढंडोरा पीट दिया। और आज आपकी सारे जो लोग हैं वो कहे जा रहे हैं कि जनाब ये गवर्नमेंट उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी। आपका गवर्नर जिसका काम ये नहीं है, वो आज खुद सियासी अमल में बाकायदा अपनी ही हुकूमत, जिनके वो तनख्वाहदार हैं, उस हुकूमत को खुद गिराने के चक्करों में कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो कामयाब नहीं हो सकते, नहीं होंगे बिल्कुल किसी सूरत में। तीसरी बात मलिक साहब ये है कि ये बहुत ज़ोर से कहा करते थे, एक तो यह है कि जहाँ तक तलक अकाउंटेबिलिटी का है, किसने कहा ना करे,
हमने कहा कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड हो और आपने गवर्नर सिंध के रोल के मुताल्लिक जिक्र किया और आपने कहा ये गिराने में कामयाब नहीं हो सकते। इससे पहले कि खुर्रम दस्तगीर खान साहब से मैं पूछूं, आपको खुर्रम शेर ज़मान का एक स्टेटमेंट मैं सुनवाऊंगा, सुनवाइएगा जी, क्या कहा था खुर्रम शेर ज़मान ने। हमारी पोजीशन इस वक्त बहुत अच्छी है। सूबे सिंध की अगर आप बात करें तो देखिए 64 हमारा नंबर है, 18 MPs की हमें ज़रूरत है। और मैंने आपसे बताया कि जो पीपल्स पार्टी हकीकी लोग हैं वो हमसे राब्ते में कौन सी हकीकी, कितने लोग हैं उसमें? पीपल्स पार्टी के कितने लोग आपसे राब्ते में? खुर्रम साहब तादाद तो बता दें, नाम नहीं बताते तो। देखिए सर, हम उस तरफ जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बड़े इजीली आपको बताऊंगा 22 से 25 लोग इनके वो लोग हैं कि जो इनके साथ नहीं बैठना चाहते हैं, जो ये जानते हैं 22 से 25 लोग। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की पार्टी नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ऊपर कभी भी कायरा साहब ये कौन सी हकीकी है? पहले तो मेरी अकल में ये नहीं आई। उन्होंने कहा 22 से 25 बंदे हमारे साथ राब्ते में, हमें तो सिर्फ 18 चाहिए। मलिक साहब, मैं इस पे हंसने के अलावा क्या कहूँ? खुर्रम शेर ज़मान साहब हैं, अली जैदी साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, वाउडा साहब हैं, ये जो कराची वाले हैं ये बड़ी जल्दी में हैं और इनकी स्पोक्स पर्सन के तौर पे सारी बातें कर रहे हैं। आज तक हुक्मरानों ने या हुकूमत ने या वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा कि ये लोग जो बात कर रहे हैं ये गलत है। इन्हीं के लोग हैं, वज़रा हैं और वो बातें कर रहे हैं। इन्हीं के लोग हैं जो अपोजिशन के इस वक्त हिस्सा हैं और जिनके ज़रिए ये बाकायदा पटिशनें करा रहे हैं। इनकी पार्टी चलती है, MP है, इनके MNAs इनके। लिहाजा ये जो अनफॉर्चुनेट रूल है ना जी बना हुआ इनके यहाँ कि बात को डिनाई करते जाओ, बिल्कुल इनकार करते जाओ, मानना नहीं है। हम कह रहे हैं भाई करप्शन के केसेस चले, जरूर चले, अल्लाह करे ये तो कायरा साहब नहीं, करप्शन से पहले ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो ना खड़े हो जाए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं सिंध के अंदर? ये 22-25 बंदे कहाँ से आए हैं? कोई हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है? क्या हो रहा है? मुझे समझाएं पहले, ये हकीकी कौन सी है पीपल्स पार्टी? ये एक बंदा नहीं बता सकेंगे, एक 25 तो छोड़ देना, लेकिन मुझे इनसे पूछना है। तो आपका कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही? आप कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही? सर मैं और नहीं, ये अपनी जगह क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं इनसे एक सवाल करने लगा हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पिछले दिनों 15 पंजाब के 15 चेयरमैन अपने दोस्तों के साथ चेयरमैन साहब इमरान खान साहब से मिले, प्राइम मिनिस्टर साहब से, और उन्होंने अपनी जमात छोड़ के PTI को ज्वाइन किया है, वो लोटाक्रेसी नहीं है तो क्या है? पहले खुर्रम दस्तगीर खान साहब से पूछ ले, जिसको इमरान खान साहब खुद बुरा कहते थे, आज वो कर रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब से पहले पूछ ले। खुर्रम साहब, आप इनको क्या देते हैं इनके मतलब राय? एक होता है वो पीरियड जिसे हम प्रोबेशन पीरियड कहते हैं, अभी ये प्रोबेशन पीरियड से गुजरे हैं, ये नौकरी पक्की करनी है इनकी कि नहीं करनी है? आपकी क्या राय है इनके मतलब? तो मैंने इनके लिए एक नज़म लिखी है छोटी सी, वो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए कि सिलेक्टेड हुकूमत, सिलेक्टेड एहतसाब, बिजली नायाब, गैस नायाब, खाद कमयाब, डॉलर ग्रां याब और मुइशत मफलूज, सिफर तरक्याती अखराजात, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। कितने भाषण दिए थे, सियासत में होते हुए बिजनेस नहीं करना चाहिए, हुकूमत में होते हुए बिजनेस नहीं करना चाहिए, और सिंगल बिडर के ऊपर 309 बिलियन रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया है। अब ये अगर ये करप्शन नहीं है जिसके ऊपर जो है हमने सैकड़ों दफ़ा ये गुफ्तगू सुनी, और नदीम साहब नज़र यही आया है जो कल फ़ारूक सलीम साहब ने बात की है, और ये सिंगल बिडर वाले इशूज सामने आ गए हैं कि ये इमरान खान साहब की जो हुकूमत है, इन्होंने नवाज शरीफ की मुखासमत में ये इतने अंधे हुए कि उन्होंने अपने अल्फाज की आग से पाकिस्तान की मईशत को ही जला दिया है। जो उस वक्त जब ये आए और इन्होंने कहना शुरू किया कि जी मुल्क तो, एग्जैक्ट वर्ड है डेस्परेट है, एग्जैक्ट वर्ड है करप्शन का राज है पाकिस्तान में, और उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस लूज किया है कि इनके जो भी इन्होंने मेजर्स दिए थे वो दुरुस्त का है फारूक सलीम साहब ने, कि अब तकरीबन 5 महीने गुजरने के बाद उनका नतीजा जो है वो बड़ा वादे, खुद ही वादे कर दिया कि 28% डिवैल्यूएशन हुई पाक रुपी की, लेकिन एक्सपोर्ट्स में सिर्फ 1% राइज हुआ, और उसका जो कोई कॉन्सिक्वेंस जो है वो अभी तक यही है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो उसका दारो मदार उस मांगे तांगे पर है कि जो हमें कुछ UAE से मिला, कुछ चाइना से मिला, कुछ सऊदी अरब ने दिया,
उसी के ऊपर चल रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान का अंदर का जो इन्वेस्टर है, ये जो मेगा प्रोजेक्ट है, ये एक तहरीके इंसाफ का बड़ा फेवरेट टॉपिक था जिसके ऊपर आपकी हुकूमत को ये चैलेंज करते थे। मुझे अपना सवाल पूरा कर लेने दीजिए। ये जो मोहम्मद डैम वाला 309 अरब का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ डेस्कॉन को, मैं इसके ऊपर आपसे राय चाहता हूँ। LNG के ऊपर शाहिद खाकान के लिए आज ही नैब ने एक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया, इंक्वायरी का अप्रूवल दिया कि करी जाए। LNG में भी मेन एलिगेशन यही था कि सिंगल बिडर, और आपने कॉन्ट्रैक्ट हाई रेट के ऊपर अवार्ड कर दिया। तो क्या आप डेस्कॉन को और LNG को एक ही पलड़े में रखेंगे, एक ही तराजू में? जी नहीं, इसलिए कि वो शाहिद खाकान की कंपनी नहीं थी। शाहिद खाकान जब वजीर बने, उस कंपनी से जिसको वो ठेका मिला, उसके वो कभी भी शेयर होल्डर, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, किसी भी तरह वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं रहे। लेकिन आपकी पार्टी के वो सैफुर रहमान तो थे ना। बनने तक जो है वो उस जी वो होंगे, जरूर इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन इशू यही है कि जहां एक ऐसा शख्स, मैं हकीकत ये है कि रज़ाक दाऊद साहब के लिए आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट, और उनकी इंटेग्रिटी भी अपनी जगह पर कायम है, लेकिन जो अपीयरेंस है, और जिसके ऊपर मैं फिर दोहराऊंगा कि इमरान खान साहब ने कहा कि हुकूमत में रह के कारोबार नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो फिर चाहे जैसा भी नुकसान है, इंटेग्रिटी का तकाजा ये था कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ देते, क्योंकि अब तो ये मामला जो है वो फौरन खुल गया है, बाहर आ गया है, और ये सेंस कि वो अभी भी जो है उनके बेटे जो है उसके हेड हैं उस कंपनी के, तो वो जो 309 अरब का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इश्यूज हैं। या तो इमरान खान साहब ने इतने भाषण ना दिए होते ना कि जी हुकूमत में रह के कारोबार नहीं करना चाहिए, अली मोहम्मद साहब, तो शायद कोई ना कोई टेक्निकल सर आपको एड्रेस करने हैं जी, इस तरह नज़म को भी एड्रेस करना और डेस्कॉन को भी एड्रेस करनी है। एक बड़ी अहम है कि तरक्याती अखराजात जो उन्होंने कट किए हैं, 5 लाख लोग उधर बेरोजगार हैं, साइट एसोसिएशन कराची में बंद है, 5 लाख लोग उधर बेरोजगार हैं। मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, पहले अली साहब से इसका जवाब ले लें, बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। अली साहब कर दिया, उसका नतीजा आज देख रहे हैं आप। अली साहब पहले डेस्कॉन। मैं देख रहा था खुर्रम साहब बड़ी देर से बड़ा गुस्से में बैठे हुए थे, तो मैं सोच रहा था पता नहीं क्या कौन से इश्यूज उठाएंगे। देखें, नंबर 1 जो इतना ये मैं तो आपके लिए शेर लिख रहा हूँ, आप कहते हैं गुस्से में बैठे। मैं खुर्रम साहब आपको भी एक शेर सुनाऊं, फिर सुनाई दे आज। आपने फिर जो कहानी सुनाई है ना कि पनी बिजनेस बंद हो गया है, बिजनेस बंद हो गया है, लोड शेडिंग है, रुपी डिवैल्यू हो गई है और मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, तो खुर्रम दस्तगीर साहब इतनी न बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंद क़ुबा देख। ये 5 साल पिछले जो आप लोगों ने बोया है ना, वो कौम इसको काट रही है, और आप लोगों ने जो तबाह किया है पीपल्स पार्टी के साथ मिल के, इंशाअल्लाह उसको हम ठीक करके जाएंगे। लेकिन ये इमरान खान साहब ने कौम को कहा भी है, और मलिक साहब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मुश्किल हालात हैं लेकिन मुश्किलों में कौमें घबराया नहीं करती। क्या ये जो इस वक्त मुल्क में सूरत हाल है जिसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है और बेहतरी की तरफ जा रहा है, मेरा सवाल आपसे है, क्या ये पिछले 100 दिनों की कारगुजारी का नतीजा है या पिछले 30-35 साल की मिस गवर्नेंस का नतीजा है, जिसमें 3 बार इनके मियाँ साहब वज़ीर आज़म बने हमारे मुल्क के, और पीपल्स पार्टी ने पिछले 40-45 साल में 4 बार मरकज़ी हुकूमतें बनाई हैं? मेरे से जवाब चाहते हैं? दें जवाब। मेरे तो ख्याल में खराबी जो थी वो आपने पैदा नहीं की, लेकिन उस खराबी में इजाफा आपने ज़रूर कर दिया। चलिए, ये आपकी राय है, ये आपकी राय है। अगर इतनी खराबी थी तो हो सकता है आपकी राय के मुताबिक इतनी हमने भी कर दी हो। उनसे तो पूछें जो तबाह करके बैठ गए, कॉम्प्लिकेटेड नस्तर चला रहे हैं। ऑलरेडी एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी, आपने फर्दर कॉम्प्लिकेट कर दिया। सवाल है जो मुशर्रफ की, जिसका खान साहब हिस्सा बनना चाहते थे। हाँ, वही मुशर्रफ साहब ना जिसको आपकी हुकूमत ने फिर रेड कारपेट दे के रुखसत कर दिया ना, वही मुशर्रफ साहब ना जिन पे बड़ी एलिगेशन आपकी जमात लगाती थी बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत के बारे में बड़ा, उन्होंने तो आज भी आपकी हिमायत का ऐलान किया। चलें, वो उनकी मर्जी है जो भी करें, लेकिन मेरे ख्याल में उसी मुशर्रफ साहब की बात कारा साहब फरमा रहे हैं जो उनकी हुकूमत में रेड कारपेट दे के चले गए। जिसके बारे में खान साहब उसके साथ वही मुशर्रफ साहब ना जिनको मुस्लिम लीग नवाज वालों ने फिर ECL से नाम हटवा के बाहर जाने दिया, वही मुशर्रफ साहब। अच्छा जी, डेस्कॉन वो तो गया, बिल्कुल वही आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, वही है। लेकिन उसमें एक लफ्ज आप मिस कर गए, वो वही है जिसको खान साहब बहुत पसंद करते थे और वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। थैंक यू साहब, ये वही पुरानी कड़ी है
डिक्टेटर्स की, जो अयूब खान साहब के ज़माने से चली, वही अयूब खान ना जो फातिमा जना से जिनका मुकाबला था, और फिर अयूब खान साहब को उसी ज़माने में उनके इलेक्शन कैंपेन में सपोर्ट किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने। ये वही डिक्टेटरशिप की लाइन है। एग्जैक्टली, आपने ठीक कहा, लेकिन एक फर्क है अली मोहम्मद, एक फर्क है। अयूब खान को पूरे उसके अरूज पे अली भुट्टो ने पूरे अरूज पे। सर मैं डेस्कॉन की तरफ ही आऊंगा, अगर आप मुझे इस पुरानी बहस से निकलने दें, क्योंकि फातिमा जना के लिए जो नारे लगाए गए थे, अगर अली मोहम्मद खान उसकी तरफ आ गए तो फिर बहस की और तरफ निकल जाएगी। खुर्रम साहब को किसी मुश्किल पोजीशन में नहीं डालना चाहता, मेरे ये बड़े भाई हैं। मैं तो सिर्फ वो तारीखी हक़ाइक़ सामने रख रहा था कि फातिमा जना साहिबा जब कायद आज़म की बहन जब इलेक्शन में खड़ी थी, तो उस वक्त मुल्क के सबसे बड़े डेमोक्रेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फातिमा जना के साथ नहीं, अयूब खान साहब के साथ कैंपेन में हिस्सा थे उनका। बहरहाल तारीख उसी अयूब खान का मुकाबला फिर उसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया, बात की बात है ना, पूरे अरूज पे चैलेंज करके उसको हुकूमत से निकाला था। कैरा साहब वो कहते हैं कि नादान गिर गया सजदे में। अगर हमसे गलती हुई, पहली बात ऐसा ना करना, मैं तो छोटा सा स्टूडेंट हूं, सियासत का सिर्फ तारीखी हक़ाइक़ सामने रख रहा हूं। वो कहते हैं कैरा साहब हुकूमत में कारोबार रह गया, जवाब नहीं आ रहा सर डेस्कॉन का जवाब चाहिए। वो कहते हैं ना कैरा भाई, कैरा साहब वो कहते हैं ना कि नादान गिर गया सजदे में, जब वक्त क्या हुकूमत में रह के कारोबार हो सकता है या नहीं, हमने बड़े वक्त क़याम आया। तारीख लिखेगी कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान बनाया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उसकी बहन जब पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ी हुई, मुकाबले में एक डिक्टेटर था और भुट्टो साहब उस डिक्टेटर के साथ खड़े थे। बाकी बाद में क्या किया वो तारीखी हक़ाइक़ हैं। डेस्कॉन पे चले डेस्कॉन पे आ जाए जरा, मैं उस पे फिर किसी वक्त करते हैं। डेस्कॉन 2018 का मुश्किल टॉपिक है, उसको फिर करेंगे सर। सर फातिमा जना के साथ और कायद आज़म के साथ जो कुछ नहीं मुश्किल है ही नहीं, बहुत सारे लोग कर चुके हैं। उसी डिक्टेटर को अगर आप सारे तौबा करनी चाहिए, सबको तौबा करनी चाहिए, कानों को हाथ लगा के माफी मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से। ठीक है सर, ठीक है। डेस्कॉन का ताल्लुक है, आज कैबिनेट में भी ये डिस्कस हुआ है और बाकायदा इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि सारा मेरिट फॉलो हुआ है। जहां कहीं अगर किसने क्या मेरिट फॉलो है? मैं अर्ज करता हूं। आपकी कैबिनेट ने आज का है? मैं अर्ज करता हूं मेरिट फॉलो हुआ है। मैं अर्ज करता हूं कैबिनेट में बाकायदा हमें बताया गया है। किसने बताया? मैं आपको बताता हूं, हमारे वाडा साहब हैं जो वाटर के हैं, उन्होंने क्या मेरिट फॉलो किया? डैम को जो फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा इस पे ट्वीट की है, उन्होंने इस पे प्रेस रिलीज जारी की है। फैसल वाडा साहब, दुनिया में एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं, मैं अपनी बात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मफादात का टकराव। अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आपको मुकम्मल इजाजत है, मैं जवाब दूंगा। ठीक है जी, जवाब बाद में ऑफिशियल वर्जन यही है कि बिल्कुल मेरिट फॉलो हुआ है। अगर कहीं मेरिट फॉलो नहीं हुआ, अपोजिशन उसकी निशानदेही करे। अगर दाऊद साहब ने अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, मैं पहले उसके खिलाफ बात करूंगा। इमरान खान साहब किसी भी गलत काम को, किसी मेरिट की खिलाफ वर्जी को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना वो अलाउ करेंगे। सर माजरत के साथ अब आपका जवाब पूरा हो गया, अब मुझे बोलने का मौका दे। नहीं करेंगे। डेस्कॉन बेहतरीन कंपनी है, अब्दुल रज़ाक दाऊद बेहतरीन प्रोफेशनल आदमी है, लेकिन मफादात का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पूरी दुनिया में ग्लोबली पूरा फाइनेंशियल मॉडल जो है इसके ऊपर काम कर रहा है। इंटरेस्ट में ये जरूरी नहीं है कि जरूरी गवर्नमेंट में आने से पहले आपने देखना होगा। आपको पॉइंट मिल गया ना, अब इस पे बात करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ अर्ज कर लूं कि क्या इसकी इनिशिएशन जो थी वो खान साहब की हुकूमत बनने से पहले शुरू हुई थी या उसके बाद? क्या उन्होंने बिड्स हमारी पीटीआई हुकूमत में आने से पहले जमा किए? जब वजीर बने थे तो कॉन्फ्लिक्ट तभी अप्लाई होता है, वैसे तो कॉन्फ्लिक्ट लगता नहीं। साहब, अगर आप ये फील करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं तो महसूस करता हूं, अगर ये साबित होता है, अगर कोई साबित क्या होता है भाई, है कॉन्फ्लिक्ट, अगर मेरिट की खिलाफवर्जी साबित होती है, मेरिट की खिलाफवर्जी साबित होती है, वी विल स्टैंड अगेंस्ट इट। कायरा साहब बोलेंगे, हम इसके खिलाफ फिर खड़े होंगे। आप खड़े हो जाएं, फिर इसके खिलाफ गुजारिश है, खड़े हो जाएं आप, मेरे ख्याल में मौका है। मोहम्मद साहब गुजारिश है, क्या आ गया? कायरा साहब किसी भी गलत काम को सपोर्ट करने की नजर नहीं बैठे। अगर कोई गलत काम हुआ है उसको उसके खिलाफ मैं अर्ज करता हूं, छोटा सा मैं अर्ज कर देता हूं मोहम्मद साहब, मैं अर्ज करने लगा हूं। अर्ज ये है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यही है कि वो हुकूमत के वजीर हैं और वजीर बनने से पहले तक वो इसी कंपनी के चेयरमैन थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे। अब उनके बेटे हैं, उनकी फैमिली का बिजनेस है, वो एक अच्छे आदमी है, एक अच्छी शोहरत की कंपनी है पाकिस्तान की, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि या उनको वजारत छोड़ देनी चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहिए। ये उन्हीं की कंपनी, उन्हीं के बेटे चला रहे हैं ना, वो आज भी वजारत में बैठे हैं, वो आइंदा भी जब तक ये काम करेंगे या जब तक आपकी गवर्नमेंट है वो उसका हिस्सा होंगे। सो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो मौजूद है। आप भी खुर्रम दस्तगीर साहब कुछ ऐड करेंगे?
जी, मैं यही बात कहने लगा था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जरूरी नहीं कि कोई कवानीन तोड़े हों। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिंपली एग्जिस्ट। फिर इमरान खान साहब का भाषण, मेरा नहीं भाषण, उनका भाषण है कि हुकूमत में रह के कारोबार नहीं करना चाहिए, और ये बड़ी क्लियर चॉइस है कि या तो वो वजीर रहें या वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दें। दो ये मामला नहीं हो सकता। ये मुतालबा है, अच्छा हुआ ये मुतालबा है पीएमएलएन का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि या ज्यादा गुफ्तगू कर चुके हैं इमरान खान साहब, या तो वजारत छोड़ दें या कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दें। कह रही है, उनका अपना फैसला है। नहीं, ये आप दोनों का एक प्रिंसिपल पोजीशन होगी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की कि या वजारत छोड़ दें या ठेका छोड़ दें। बात है। चलें, थैंक्स टू दाऊद साहब। एक बात खान साहब बड़ा अच्छा काम के मुताबिक, रूल के मुताबिक अच्छा काम क्या हुआ है? बड़ा अच्छा काम ये हुआ है कि आज मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी कम से कम ये मान गई है ये कहने में कि हुकूमत में आके आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्या रज़ाक दाऊद साहब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं, ये तो वक्त साबित करेगा। लेकिन आपके जरदारी साहब और मियाँ साहब और शहबाज साहब ने जो हुकूमतों में रह के अपनी बिजनेस किया है, क्या फिर वो भी गलत है? बताइए जी खुर्रम साहब, क्या वो भी गलत है? जी, मैं कहूंगा कि अगर उनकी अपनी कंपनियों को सरकारी ठेके दिए गए हैं तो वो भी गलत है। और मैं ये भी याद करा दूं कि ये इशू आज जो खड़ा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, उसका पहला जो फायर है वो जनाबे वजीर जो मुशीरे तजारत है उन्होंने खुद किया था, जब प्रिसाइसली इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया कि पाकिस्तानी कंपनियों को सीपैक और इंफ्रास्ट्रक्चर के ठेकों से बाहर रखा जा रहा है। These are, ये उनका पॉइंट ऑफ सीपैक के खिलाफ वो यही था। अब उसी नहीं, बात यह है कि उन्होंने कहा कि जी हमारे पाकिस्तानी कंपनियों को बाहर रखा जा रहा है सीपैक के ठेकों से। अब उनको एक ठेका मिल गया है, ये अब बड़ा क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और उनकी जो इंटेग्रिटी है रज़ाक दाऊद साहब की, वो उसका डिमांड यही करती है कि वो किसी एक चीज का इंतखाब कर लें। और मुझे उम्मीद है आज एक बात एक बात ये मुतालबा ये ठीक है, मलिक साहब हुकूमत में रह के कारोबार करें, या वज़ारत छोड़ दें या ठेका छोड़ दें। ये बड़ी खबर चलाई है जी प्रोड्यूसर साहब, या वज़ारत छोड़ दें या ठेका छोड़ दें। मलिक साहब आप जरा 1-2 मिनट के लिए आप मेहमान बन जाएं, हम तीनों मेजबान बनते हैं। मैं आज एक बात का इधर कमिटमेंट लेता हूं इन दोनों अपने बड़े भाइयों से। मैं पीटीआई की तरफ से ये कहता हूं कि अगर दाऊद साहब ने मुझे इनकी बिजनेस डील का नहीं पता, मुझे आज ही इसका पता लगा है कि ममन डैम, उसको कल पता लगा कि अवार्ड हुआ है, और अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वर्जन कोई उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन इसमें यूज़ नहीं की, बल्कि उन्होंने वजारत में आने से पहले उससे इस्तीफा दिया था ना। मेरा पॉइंट सुन लें, मेरा पॉइंट ये है कि बईस तहरीक इंसाफ के एक वर्कर के, तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी उमूर के एक स्टेट मिनिस्टर के होते हुए, कैबिनेट का हिस्सा होते हुए, मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि अगर ये दाऊद साहब ने अपनी कोई भी पोजीशन यूज की है इसमें इन्फ्लुएंस करने, ये मैटर नहीं करता। सुने ना, कॉन्फ्लिक्ट इवन आ जाता है आपकी कंपनी, अगर उसमें आगे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, अगर उन्होंने ये किया है, गलत किया है, उनको फिर इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन क्या कायरा साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब भी मेरी तरह इस बात का ऐलान करेंगे कि इन पिछले 35-40 सालों में मियां नवाज शरीफ अपनी पार्टी छोड़ नवाज शरीफ सुने, मियां नवाज शरीफ अपनी पार्टी पहले ठीक करें, फिर दूसरों की बात करेंगे ना। इनसे पूछते हैं कि अपनी पार्टी छोड़ दें। कायरा साहब आज ऐलान करें, कायरा साहब आज ऐलान करें, सुने ना बात तो पूरी। कायरा साहब अभी इस प्रोग्राम में ऐलान करें कि पिछले 30-35 सालों में इस्तीफा लिख के दें अभी तीनों, जितनी पीपल्स पार्टी की जितनी हुकूमतें बनी हैं उसमें जरदारी साहब या उनकी सिस्टर साहिबा या उनकी जमात के लोगों ने अगर अपनी ऑफिशियल पोजीशन यूज करके कुछ माली फायदा अगर की तो गुंजाइश ही नहीं है, फायदा लिया है, ये तो सारा काम गलत किया है, आप उसको कंडेम करते हैं। सेम गोज फॉर कंडेम नहीं, फिर तीनों इस्तीफा लिख के मुझे दिखाएं, आप भी लिखे और उन दोनों से भी लिखवा देते हैं। जुर्म का इस्तीफा दें, तीनों से इस्तीफा लिखवा दें, वो इस्तीफा देना, ये इस्तीफा के तो ड्रामे बन। और खुर्रम दस्तगीर साहब इस बात का ऐलान करें कि मियां साहब ने पिछले 35 सालों में जब वो वजीर आला बने, जब वजीर आजम 3 बार बने, जब वो पोजीशन लीडर बने, इत्तेफाक फाउंड्री को, उनके बिजनेस को, अजीजिया स्टील को, FZDL पता नहीं क्या अला बला उन्होंने बनाई। उन्होंने अगर कोई 1 रुपए का भी फायदा पहुंचाया है, कोई ऐसा अपनी मर्जी का अपने बनवाया है, अपनी एक्सपोर्ट को एनहांस करने के लिए अपनी बिजनेस को, उन्होंने गलत किया है। और खुर्रम दस्तगीर साहब अपनी लीडरशिप को कंडेम करते हैं। एक यहाँ ब्रेक ले लें जी, आपके पास में ब्रेक से वापसी पे कायरे साहब आते हैं, एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त JIT की रिपोर्ट है, 1 हफ्ते का टाइम है और 1 हफ्ते के बाद पेशी लगनी है और मामला इतना टेढ़ा है कि उसमें से बहुत से लोगों की नौकरियां ख़तरे में हैं और मुश्किल में आने वाले हैं। सज़ाएँ भी हो सकती हैं काफ़ी लोगों को, क्योंकि जो फाइंडिंग्स की डिटेल्स हैं और जो साथ उन्होंने एनेक्सर्स ऐड की हुई हैं उससे लगता यह है कि बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग किस्म की एविडेंस है। सुप्रीम कोर्ट में 17 जनवरी तक की मुद्दत मुलाजमत है मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की, और अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले खबर आई कि आज सदर ने समरी की मंजूरी दे दी है और 18 जनवरी वाले दिन जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब बड़े दबंग किस्म के जज हैं, वो यूसुफ रज़ा गिलानी की जजमेंट हो या नवाज शरीफ के ऊपर जो पहला 2 जजेस का फैसला था, दोनों में जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का स्ट्रॉन्ग वर्डिड ऑर्डर पास किया हुआ है। तो मैं आपको एक फवाद चौधरी का स्टेटमेंट सुनाऊंगा कायरा साहब, फिर उसके ऊपर जवाब लेके आगे चलते हैं। दिखाएगा फवाद चौधरी ने आज क्या कहा है। हमने ये तरीक़ाकार सोचा कि अपने पैसे जो हैं, जो वफाक जो है, जो एडिशनल पैसे कराची के लिए और सिंध के लिए कुछ जनरेट करेगा, क्योंकि सिंध के जो पैसे हैं वो तो अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि किस तरह जो 2000 अरब रुपया जो सिंध के ऊपर लगना चाहिए था, जो सिंधी अवाम का हक था कि उनके ऊपर खर्च हो, बदकिस्मती से वो ओमनी ग्रुप के ज़रिए और बाकी जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ज़रिए वो पैसा तो दुबई और लंदन में ख़र्च हुआ और लोगों के महलात ख़रीदने के ऊपर ख़र्च हुआ। अब वो लोग तहरीक चलाने की बात करते हैं जो ज़िंदगी में कमर्शियल फ़्लाइट पे लाहौर से कराची नहीं आते, वो कहते हैं हम तहरीकें चलाएँगे। तहरीक नज़रिए के ऊपर चलती है। जो लोग रात को नरमो गुदाज बिस्तर पे जिनको नींद नहीं आई, उनको जेल की चटाइयों पे कहाँ। कायरा साहब आपका रद्द-ए-अमल। फवाद की हर बातों का क्या जवाब देना, क्योंकि फवाद माजी में भी इसी तरह की गुफ्तगू करते रहे। एक सवाल सिंपल है, मलिक साहब JIT की रिपोर्ट, इससे पहले एहतसाब की रिपोर्ट भी बड़ी आला आई थी और उसके साथ भी एनेक्स्चर लगे हुए थे और वो भी अदालत के अंदर इसी तरह प्रेजेंट हुई थी और अदालत से सज़ा होने के बाद फिर ख़त्म भी हो गई थी। जरदारी साहब के ऊपर जितने केसेस बनाए गए थे मुल्क के अंदर या बाहर, वो केसेस पाकिस्तान की अदालतों में हमारे दौर में नहीं, मुस्लिम लीग के दौर में या जनरल मुशर्रफ के दौर में ख़त्म हुए और मेरिट्स पे ख़त्म हुए। सो गुजारिश ये है कि हम क्या कह रहे हैं, ये JIT की रिपोर्ट एक साइड की रिपोर्ट है, ये दुरुस्त भी हो सकती है, ये गलत भी हो सकती है, और ये इसी तरह है कि जब ये अदालती स्क्रूटनी में जाएगी तो वो वही नैब की JIT जो है जिसने मियां नवाज शरीफ के 2 केसेस को स्क्रूटनाइज किया, दोनों को रिकमेंड किया फॉर सज़ा, लेकिन एक में वो सज़ा याफ्ता हुए, दूसरे में वो बरी हुए। सो ये टोटल रिपोर्ट मुस्तरद भी हो सकती है, इस पर सज़ा भी हो सकती है, लेकिन ये तो अदालत ने भी कहा ना कि इसके ऊपर अभी जुडिशल वर्डिक्ट आनी है। सो जब तक वो नहीं आती अपने जजमेंट्स न देना ये मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर किसी ने, जरदारी साहब ने या हमारी पार्टी का किसी भी शख्स ने या मैंने अगर अपने तौर पे अपनी सियासी हैसियत का इस्तेमाल करते हुए या मेरी किसी कंपनी को गवर्नमेंट का बेनिफिट मिला, गवर्नमेंट से ठेका लिया, गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ, तो बिल्कुल गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। मेरी जमात के किसी लीडर का तब भी गलत था, और अगर मियाँ साहब का है तो खुर्रम साहब भी SBI यही बात कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं भाई साहब कि आप खुद जो कहते रहे और जो रूल है कि गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आपने नहीं लेना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। खुर्रम साहब उस पे आ जाता साहब से भी इस पे राय ले लें तो नेचुरली वो अपने उस ऑफिस से अलग हो जाता है। हाँ बिल्कुल, पूछिए। JIT एक रिपोर्ट है और उसका अभी अदालती टेस्ट होना है, उसका भी परखा जाना है। एतराज़ इस पर आया है जो पहले भी आ चुका था कि ये FIA जो इस JIT की अमीन थी, FIA से सिर्फ लीक नहीं हुआ, पूरा दरिया बह गया इसका, इन JIT की रिपोर्ट की कॉपियों का, और उसको इस्तेमाल किया गया एक पार्टी के हेड को मतून करने के लिए। इतराज इस बात पर है कि जब तक ये रिपोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको खुफिया रखा जाए, जब तक ये कोर्ट पे आ नहीं जाती, तो इसका जो जुडिशल टेस्ट है वो अभी होना है और उसमें अभी देखेंगे कि क्या एविडेंस आएगी। सिर्फ हमारे पास जो हालात हमने ये देखे वो ये है कि जो मियां नवाज शरीफ के लिए JIT बनी थी, उसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू, यानी उसका जो इस्तेमाल बतौर शवाहिद या सबूत के, वो अभी तक सिफर है। उन केसेस में भी जहां मियां नवाज शरीफ को नैब कोर्ट ने कन्विक्ट किया है,
कि उनकी तरफ से कोई भी ऐसी फाइंडिंग जो है वो कोर्ट में अपनी जगह पर खड़ी नहीं हुई। सब ने आकर कहा कि हमारे पास तो सबूत ही कोई नहीं है। खुर्रम साहब, नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर जो ज्यादा इंसाफ था वो पनामा पेपर्स के अंदर जो लीक्स आई थी उसके ऊपर था। फर्दर उसके ऊपर ना MLAs की बहुत ज्यादा धांसू फाइंडिंग थी और ना ही कोई मजीद दस्तावेजात दी गई। लेकिन जरदारी साहब के केस में बैंकिंग ट्रांजैक्शन से लेकर जो उनकी पाक लेन कंपनी है उसके ऊपर डायरेक्टरशिप के सिग्नेचर समेत और चेक के सिग्नेचर समेत इतनी तफसीलात उन्होंने साथ अटैच करके तो जमा करा दी। मैं यही तो कह रहा हूं, एक जुमला मुझे कह लेने, ये अदालती इम्तिहानात होने हैं। सर मेरी गुजारिश सुन लें। अगर आप ये कह रहे खुर्रम साहब, अगर मलिक साहब कन्विंस्ड है, अगर हुकूमत कन्विंस्ड है, मीडिया कन्विंस्ड है, अदालत कन्विंस्ड है तो सजा दे दे, फिर बाकी प्रोसीजर करने की जरूरत क्या है? आज सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जो जंगलात की ज़मीन का अलॉटमेंट का केस है उसमें कहा जो हुक्मरानी का हक ही नहीं रखते वो क्यों बैठे हैं, काम न करने वाले लोग हुकूमत करने के मुस्तहिक ही नहीं। और 70,000 एकड़ उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर के साथ इलीगली अलॉट की गई और कैंसलेशन के ऑर्डर नहीं आए। और इसके मजीद भी आगे जस्टिस इजाजुल हसन ने ऑब्जर्वेशन दी कि 1,45,000 एकड़ जंगलात की ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात की गई हैं। ये इतनी सख्त फाइंडिंग्स है और उधर से फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम तो पैसे भी नहीं आपको देंगे, आप लोग तो दुबई ले जाते हैं, वहाँ जाके महलात खरीद लेते हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहते हैं? है कि जो दुबई जाने वाला इशू है, जो पिछले 10 साल का सिंध गवर्नमेंट को टोटल रेवेन्यू गया है बशमूल तनख्वाहों के, वो इतने पैसे नहीं बनते जितने फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं। और अगर ये बात दुरुस्त है तो सिंध के ना तनख्वाहें हुई, ना कोई काम हुए, ना कोई डेवलपमेंट हुई, सारा सिंध बिल्कुल बर्बाद होकर बैठ गया ना। आए चले मैं आपको दिखाता हूँ सिंध में क्या क्या हुआ है। और सिंध में 2 बड़े फ्लड्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था मलिक साहब। वो बहुत बड़ा पैसा जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा वो भी जरूर देखिएगा। फवाद चौधरी को अगर देखना तो मैं लेके चलता हूँ उनको, मैं उनको दिखाता हूँ चल के। ये कह देना उसके ऊपर उसको मान लेना, ये 2 अलग बात है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि जितने अमाउंट की वो बातें कर रहे हैं वो तो टोटल सिंध गवर्नमेंट का बजट नहीं था। और अदालत के अंदर जो केस चल रहा है, मुझे नहीं पता वो केस क्या था और किस केस में आप जिक्र फरमा रहे हैं, लेकिन जज साहबान ने कोई जजमेंट नहीं दी, वो सवाल प्रोब कर रहे हैं। जब ये किसी जजमेंट का हिस्सा बने तो बात कीजिए। अली मोहम्मद खान से पूछे के उसी जो पहली 1 मिनट सर 1 मिनट सब 1 मिनट मैं पहली तारीख को कर लूं, फिर आप पूछ लें। उनके कमेंट्स मीडिया में गए। वो ये है 1 मिनट कि अभी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पहली तारीख 600 अरब रुपए काम कीजिएगा, डेवलपमेंट फंडिंग 2013 से 18 तक उनको दी गई, उसका उन्होंने क्या किया और उसका क्या आउटकम है आवाम की मदद के लिए। तो अभी केपी की गवर्नमेंट जो पीटीआई गवर्नमेंट थी उन्होंने भी 600 बिलियन का जवाब देना है। और मैं बड़ी सोच समझ के बात करूं, मैंने उस तरह वो स्टार प्लस टाइप 2000 अरब या 4000 अरब जो है, जो कि बिल्कुल ही हवाई खबरें, वो नहीं मैं दे रहा। अच्छा, ऐसा होता है ना, 600 बिलियन इनको डेवलपमेंट के लिए दिया गया था। उन्होंने इन 5 सालों में केपी गवर्नमेंट ने उसका क्या बनाया है जो आवाम के सामने, क्योंकि एक ही चीज बनाने की आखिर में डेस्परेशन में की, और वो पेशावर मेट्रो थी जो 41 अरब से 81 अरब पर चली गई है और पेशावर आज तक खंडर है। बताइए अली मोहम्मद खान साहब, ये एक बात दुरुस्त कर रहे हैं, आपकी केपी हुकूमत की कारकर्दगी जो है नवाब असलम रईसानी जैसी रही है। अस्पतालों के बारे में चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि सिंध और पंजाब में अस्पताल बेहतर है। सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह चल रहा है। देखें ये ज्यादती मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, ऐसे ही चलेगा। ये जुल्म है, ये बिल्कुल हमारे हकूक पे डाका है जो खुर्रम साहब और कायरा साहब मिलकर डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं एक जुमला, वो जुमले से पूरा वो बन जाता है। देखें चार्जशीट तो सही है, फराक में और तकलीफ में इश्क शायरी तो मैंने सुनी थी कि इश्क शायरी लोग करते हैं, लेकिन खुर्रम साहब को हमसे इतना प्यार हो जाएगा कि रात को 2-2 बजे तक हमारे प्यार में शेर बनाते हैं। ये पता नहीं कौन कौन से किधर से काफी और रदीफ मिलाते हैं और वो भी बेसुरे। ठीक है, करप्शन के मामलात में सुर नहीं हो सकता, बेसुरा ही हो सकता है। कायरा साहब मैं ये नहीं कहूँगा मेरे बुजुर्ग हैं, माशाल्लाह बहुत जवान हैं, लेकिन मेरे सीनियर ज़रूर हैं और ये पंजाब में होते हैं और ये सिंध में तरक्की की बात करते हैं। और इन्होंने मेरे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी भाई को कहा है कि आप मेरे साथ चलें। मेरा इनको रिक्वेस्ट है कि जब ये फवाद चौधरी इनको मिल जाए और ये दोनों भाई इकट्ठे सिंध जाना शुरू करें, जाएं तरक्की दिखाने, तो प्लीज कायरा साहब आप मुझे मेरे साथ प्लीज कायरा साहब प्लीज कायरा साहब थर से होते हुए जाइएगा, थर से होते हुए। सर मैं आपको थर लेके चलता हूँ, चले मैं आपको थर लेके चलता हूँ, थर से होते हुए जाइएगा और साथ पानी जरूर ले जाइएगा। सामने मैं कह रहा हूँ ना, आपको लेके चलता हूँ, मलक साहब को लेके चलता हूँ, कैमरे लेके चलता हूँ, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। और साथ पानी भी ले जाइएगा ताकि बच्चे उधर पी सकें। सर टाइम दीजिए ना, टाइम दीजिए। जब थर जाएंगे तो फिर पीएमएलएन की गवर्नमेंट में चलते हैं। जहां तक को निकालने का पहला मंसूबा हमने बनाया, वो जहां तक खुर्रम दस्तगीर साहब अपनी गुफ्तगू नहीं, मैं कह रहा हूँ यार मानो ना, अली मोहम्मद बात यार छोड़ो, आप मुझे टाइम दो।
और कायरा साहब मैं खुरम साहब से मुखातिब हूँ, ये गुफ्तगू इधर उधर जारी है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। मैं खुरम साहब, मैं तो इस बात की तलाश में हूँ कि कब ये टॉक शोज जो हैं ये रिजल्ट ओरिएंटेड डिस्कशन पे आएंगी। मैं उस दिन के इंतजार में हूँ खुरम साहब, मैं उस दिन के इंतजार में हूँ कि कब नदीम मलिक साहब एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब आज के और इनके जमाने के एजुकेशन मिनिस्टर को बुलाएंगे, कब ये सिंध के और उससे इस्तीफा मांगेंगे कि आपने क्यों काम नहीं किया। हेल्थ मिनिस्टर को बुलाएंगे और हमारे हेल्थ मिनिस्टर को बुलाएंगे, कहेंगे रखो 5 साल की जरूर बुलाएं, जरूर बुलाना डिबेट करें, इस पे डिबेट करें और हमें बताया जाए कि 40-45 साल इस कौम के साथ क्या मजाक होता रहा। चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा जरा वो पढ़ ले। उन्होंने कहा पंजाब और सिंध के अस्पतालों के हालात बहुत अच्छे हैं और केपी में अब वो काम नहीं कर सके जो होना चाहिए और उनके हालात बड़े खराब है। ये चीफ जस्टिस साहब की अपनी ऑब्जर्वेशन है यार। आपको चीफ जस्टिस साहब की सिर्फ ये बात अच्छी लगी है और जो बाप के बारे में बातें करते हैं वो भी अच्छी लगती है? नहीं, मैं कह रहा हूं उन्होंने कहा है ना जेआरटी के बारे में बातें करते हैं, जो पीपल्स पार्टी जो और लोगों के बारे में, जो हॉस्पिटल वेस्ट आप नहरों में फेंक रहे हैं केपी के अंदर, अच्छी लगती है, वो भी सही काम किया। आज बरमला इस बात का इजहार करता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि पख्तूनख्वा में जो काम हुआ है उससे बेहतर होना चाहिए, उससे बेहतर हो सकता था। चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशंस हमारी सर आंखों पे और उस पे काम। और मैं आपको इतना बता दूं, अब जो हमारा दूसरा जो हेल्थ मिनिस्टर आए हैं वो पहले से भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन कायरा साहब मुझे ये बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की काम हुए हैं, मिसाली काम हुए ना, मिसाली काम तो हुए हैं, तभी तो फालूदे वालों के अकाउंट से अरबों रुपए निकल रहे हैं। मिसाली काम तो हुए हैं, 43 बिलियन। तभी तो फालूदे वाले का अकाउंट छोड़े ना, एनआईसीबीडी को देख ले। मुझे एक बात तो बताएं कायरा साहब, यार ये ताने नहीं बना सकता, ये साइंस तो अमेरिकन को भी नहीं आती है। फालूदे वाले के अकाउंट से अरबों रुपए कैसे निकलते हैं ये तो हमें बताएं। अच्छा, वो फालूदे वाले का किसका अकाउंट था यार, बता तो दो ना। अवाम ये पूछ रही है, अवाम ये पूछ रही है कि आप जो 800 अरब के नए टैक्स लगाने जा रहे हैं, ये जो मईशत पहले ही मफलूज और बंद पड़ी है उसके ऊपर आप मजीद टैक्स लगाएंगे, मजीद जो है वो आप 225 अरब बढ़ाकर गेन करना चाहते हैं, 120 अरब जो है वो गैस के जरिए हासिल करना चाहते हैं। तो आप मईशत को किधर लेकर जाते हैं? क्योंकि ये तो अब अनअवॉइडेबल है जो आप बजट लेकर आ रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान की मईशत की तबाही है कि ये सवाल अली मोहम्मद खान मेरे भाई को बताना पड़ेगा ना कि एलएनजी की शिपमेंट किसने कैंसिल की, जिसकी वजह से पाकिस्तान की गैस सप्लाई इतनी इम्बैलेंस हुई है कि वो अब कंट्रोल में नहीं आ रही। जिसकी फैक्ट्रियां बंद हैं, जिसके चूल्हे बंद हैं, उसको आप जीआईटी की रिपोर्ट नहीं दे सकते कि ये चला लो। सर ये तरीके इंसाफ वालों के खिलाफ एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए। ये जो क्राइसिस क्रिएट किया इन्होंने एनर्जी सेक्टर के अंदर। मैं आपको बता दूं कि मईशत जिधर भी जा रही है, असद उमर इंशाल्लाह डायनामिक्स पे यकीन नहीं रखता, असद उमर उसको बेहतर तरफ ही लेके जाएगा। ऐसी सूरत हाल कभी पेश नहीं आएगी कि इमरान खान की 5 साल की हुकूमत गुजरे और आइंदा वजीर आजम को पूरी दुनिया में जाके फंड्स के लिए दरखास्त करनी पड़े। ये आप लोगों के कारनामे थे जिसकी वजह से इमरान खान को जाना पड़ा। शुक्र करें इमरान खान की कुछ रेपुटेशन है दुनिया में, जिस वजह से सऊदी अरेबिया ने, चाइना ने, मलेशिया ने हम पे ट्रस्ट किया, वरना आपने तो बिल्कुल हमें फारिग और कंगाल करके छोड़ दिया था। खुरम साहब भाई इन मुल्कों ने तो सभी गवर्नमेंट को पैसे दिए यार। अली मोहम्मद अगर यही में आ रहे थे, हम आए थे तो हमें दिए थे, मुस्लिम लीग आई थी तो उनको दिए थे। ये तो मेरा फेवरेट लिस्ट है, मैं पढ़ के सुना दूं। और आपने 8% 5.8% ग्रोथ रेट, 8% से कम इन्फ्लेशन, 3.8% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, 5.8% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट। पाकिस्तान में रिकॉर्ड गन्ने की फसल, पाकिस्तान की कॉटन की फसल बेहतर हुई, पाकिस्तान की राइस की फसल बेहतर हुई। पाकिस्तान में जो हमने वो मेजर इशू था बिजली का और दहशतगर्दी का, वो हल करके देके गए हैं कि आज हम कभी-कभी खुरम साहब मुझे आपने माजी के एक वाकया याद दिला दिया। हजारों किलोमीटर आपकी मिनिस्ट्री में एक दफा मैं डैम्स की जमीन एक्वायर करके 122 अरब की जामिर बादशाह की जमीन खरीद कर देके हम तो बहुत कुछ देकर गए, लेकिन आपसे बिजली गैस तो वैसे ही बंद है, अंधेरा बंद है, लोग बड़े तपे हुए हैं। थोड़ा सा अज़राए तफन्नुन भी कोई बात करनी चाहिए, बड़ा टेंस माहौल हो जाता है। एक दफा इन्हीं की हुकूमत में मैं क्वेश्चन आवर में खड़ा हो गया, तो मैंने कोई अखबार में, मैं इकोनॉमिस्ट हूं नहीं, तो मैंने अखबार में कहीं पढ़ लिया था कि कॉटन एक्सपोर्ट्स जो हैं मियाँ साहब की हुकूमत में तबाह बर्बाद नीचे चली गई।
कॉटन पे मैंने सवाल पूछा खुर्रम साहब से कि जनाब अली कॉटन की एक्सपोर्ट्स नीचे गई हैं तो क्या आप इसको कंफर्म करते? कहते राइस की बड़ी ऊपर चली गई है, कॉटन पे नहीं आ रहे थे। तो आप लोगों ने बड़े कारनामे किए थे सर। अच्छा, बिल्कुल एंड के ऊपर आ गए। कमरजमान कायरा साहब, ये जो अगले 15-20 दिन साल में 13% ग्रोथ रेट एक्सपोर्ट का भी है सर। नहीं खुर्रम साहब, आपकी एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस नहीं पाकिस्तान को इस वक्त डुबोया हुआ है। अगर एक्सपोर्ट हमारी 10-15 अरब डॉलर बड़ी होती तो आज हम डूबे ना इतना होते। कमरजमान कायरा साहब, अगले 15-20 दिन महीना जो है बड़ा क्योटिक सीन होने जा रहा है। जेआईटी की रिपोर्ट के ऊपर ऑर्डर्स आने हैं और इधर से पीटीआई वाले आपकी सिंध हुकूमत गिराने के चक्कर में ईसीएल से नाम अभी निकाले नहीं है, कहते हैं रिव्यू करेंगे। आपको क्या सीन नजर आता है, क्या होने जा रहा है? देखिए सर, इनका पहले दिन से नदीम साहब कोशिश यह है कि क्लैश हो। जहाँ तक जेआईटी की रिपोर्ट के ऊपर फैसला है, अदालत फैसला करेगी, हम अपने आप को अपना दिफा करेंगे। कोर्ट ने हमें टाइम दिया है, अभी ये ट्रायल कोर्ट में जाना है केस और वहां जाके ट्रायल होगा। हम मियां साहब की डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट से होगी थी ट्रायल कोर्ट में जाने से पहले ही, ये आपको ज़हन में रखना चाहिए। 62(1)(f) सुप्रीम कोर्ट से लगी। वो एक बात याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस को मेरिट के ऊपर डिसाइड नहीं किया था। वो मिस डिक्लेरेशन का एक इशू था जिसको जवाब बनाया गया था। मियां साहब को जरदारी साहब के ऊपर भी लग सकता है अगर मिस डिक्लेरेशन आइडेंटिफाई कर ली सुप्रीम कोर्ट ने। सर अगर वो कर लेते तो ठीक, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने देना भी तो प्रिजम्पशन है ना। अभी तो मानना पड़ेगा, उसकी चॉइस कोई नहीं होती। सर मैं तो कह रहा हूं ना, नहीं होगी चॉइस। ऑफ कोर्स अगर कोई ऐसा फैसला आ गया तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, लेकिन अगर कोई है ना तो इफ्स एंड बट्स में तो बातें नहीं की जा सकती। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूं कि गवर्नमेंट का अपना ख्याल ये है कि ये खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं। अदालती काम अपनी जगह चल रहा है, करने दें उनको। आपने जो जेआईटी के साथ मिलकर माहौल क्रिएट किया हुआ है, आज मुल्क के अंदर कोई बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं, और अब मुल्क के महंगे तरीन कर्जे। मलिक साहब आपको याद होगा, असद उमर खुद तकरीरें करते थे कि पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन कर्जा डार साहब ने लिया है जो उन्होंने बॉन्ड जारी किए थे। आज 8% पे, आप आज के अखबार में है कि 8% पे आप चाइना से कर्ज लेने जा रहे हैं। भाई साहब, जब ये वैसे आपस की बात है, जब ये सुप्रीम कोर्ट का जब भी फैसला आए तो नून लीग वालों की तरह मिठाई की दुकान से दूर रहिएगा, इनको बड़ा नुकसान पहुंचा था मिठाई खाने के बाद। देखिए अली मोहम्मद, बात यह है कि फैसले तो तारीख ने बड़े बड़े करने होते हैं, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं, आप मुझे टाइम देंगे, मैं लेके चलूंगा आपको। सारा प्रोग्राम कर दिया है, जवाब तो देना पड़ेगा ना। डेस्कॉन का जवाब नहीं सही दिया सर अभी तक। डेस्कॉन के ऊपर इनकी हुकूमत को एक प्रिंसिपल पोजीशन लेनी चाहिए। नहीं, ना डेस्कॉन का जवाब दिया है, ना एलएनजी गैस शिपमेंट कैंसलेशन का जवाब दिया है, ना ही अभी तक जो है पेशावर मेट्रो का जवाब दिया है, और ये तमाम जो मैं गुजारिश कोई जवाब पाकिस्तान को ये बताया कि अभी तक डैम फंड में सिर्फ $60 मिलियन मुल्क से बाहर से आए हैं, और वो अमाउंट जो है वो ऑलरेडी कहीं से कहीं। गुजारिश है मलिक साहब, गुजारिश है कि डेस्कॉन अच्छी पाकिस्तानी इंजीनियरिंग कंपनी है, और हमारे मुल्क में ऐसी कंपनियां बड़ी थोड़ी हैं। ये बिल्कुल नहीं, बहुत क्वालिटी कंपनी है को जो मेरिट पे काम हुए हैं वो ना हो, लेकिन तरीकाकार जो इख्तियार किया गया वो क्वेश्चनेबल है। क्वालिटी कंपनी है और रज़ाक दाऊद साहब अच्छे बिजनेसमैन हैं। अगर तरीकाकार इस वक्त अच्छे आदमी है, अच्छी शोहरत के अमल है, अगर छोड़ना हो, चॉइस करनी हो तो वो अपनी कंपनी को चॉइस करे। वजीर तो और भी हमारे जैसे बहुत आ जाते हैं। अरे ये बात हुई ना, रज़ाक दाऊद साहब छोड़े, कायरा साहब को वज़ारत पे लगाए। नहीं, मैंने और कहा, मैंने जिस रंग में कहा मलिक साहब ये नहीं, कमर ज़मान इस तरह नहीं बनना चाहता। मैंने अपनी मिसाल देके कहा हम जैसे नालायक भी आ जाते हैं, छोड़े। लेकिन मुझे बात आपकी पसंद आई। नहीं, मैंने अपनी वजारत की बात नहीं की है यार। मलिक साहब प्लीज डोंट लाफ एट मी। मैंने जो कहा वो ये कहा कि मुझ जैसे लोग भी आ जाते हैं। सर आपके हंसने की हिम्मत, आपके हंसने की हिम्मत मेरे में कहाँ है? मेरे में कहाँ है आप पे हंसने की हिम्मत? मैं तो वेलकम कर रहा हूँ। आप भाई है। अली मोहम्मद खान साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे। मैं रज़ाक दाऊद साहब की इज्जत करता हूँ, भले आदमी, अच्छे आदमी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनकी कंपनी, पाकिस्तान में अच्छे काम करने वाली कंपनियां कम है, इंजीनियरिंग कंपनियां कम है, अच्छी कंपनियां, उनको काम करना चाहिए। दुरुस्त है। क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे। क्लोजिंग रिमार्क्स में क्या जिन चीजों के ऊपर इनको बुरा भला कहते थे, इनको चोर डाकू कहते थे, कुछ काम खुद भी करके दिखा रहे हैं। रिमार्क्स कुछ नहीं, बस यही बात है कि हर चीज़ की एक बस होती है, और पाकिस्तान की बस हो गई है। इसमें अब लुटने का और तबाह करने का मवाद ख़त्म हो गया, अब इसको बनाने का वक्त आ गया है। आए मिल के इसको बनाएं। हुकूमत और पोजीशन
जो है कुछ इश्यूज पे जो नेशनल इंटरेस्ट के हैं उसमें हाथ मिलाए और मुल्क को आगे लेके जाए। फॉर एग्जांपल अच्छी लेजिस्लेशन करना, ये तो बहुत जरूरी है। मिलाएं अच्छी लेजिस्लेशन करना, जिस हुकूमत की पॉलिसी यू टर्न हो, फॉर एग्जांपल अकाउंटेबिलिटी का ऐसा निजाम बनाना जिसमें बड़े और छोटे सबका एक जैसा एहतसाब। अभी जवाब खुर्रम साहब ने जो दिया है वो बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा हम तो तैयार हैं, आप कुछ सोचें, करें, हम साथ हैं। बोले खुर्रम साहब आप ही बोल दें जुमला। हम तैयार हैं, लेकिन ये जो अपने अल्फाज की आग से इनका यह ख्याल था कि हमने नवाज शरीफ को जला दिया है, इन अपने अल्फाज की आग से पाकिस्तान की मईशत को जला दिया है। इनकी मईशत के मामले में मलिक साहब ना नीयत नजर आई है, ना सिमत नजर आई है, ना हरकत नजर आई है। आप किस चीज के लिए तैयार हैं? लेजिस्लेशन पे कोऑपरेशन के लिए, एनआरओ के लिए? एनआरओ पे हम तैयार नहीं हैं। लेजिस्लेशन पे कोऑपरेशन के लिए, लेजिस्लेशन पे कोऑपरेशन के लिए। ठीक है सर, आप सब मेहमानों का शुक्रिया। आप प्रपोज तो करें ना, बातें करने छोड़े, काम तो करें ना। आप ये मुझे लगता है थोड़े दिनों में इनको ही ना एनआरओ की जरूरत पड़ जाए। इन्होंने बहुत ताने मारे हैं। कानून साजी करें, इल्जाम साजी ना करें। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।